नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज मलिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अपने टॉपिक शुरू करने से पहले, चूँकि हम बात कर रहे थे कि किस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन एक मैं ज़ाती कोई बात करना चाहता हूँ। कल मुझे पाकिस्तान से एक फ़ोन आया, तो जब मैंने उठाया फ़ोन तो वहाँ से आवाज़ है कि मैं बासिम भट्ट बोल रहा हूँ। चूँकि बासिम भट्ट तो मेरे कोई दोस्त नहीं थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो वाक कैंट से फ़ोन कर रहे हैं। चूँकि मेरा सारा बचपन या मेरी जो भी ब्रॉट अप हुई वो वाक कैंट में हुई, तो मैं हैरान था कि ये कौन बासिम भट्ट साहब हैं जो मुझे वाक कैंट से फ़ोन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अंकल, मैं आपको जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन आप शायद मुझे नहीं जानते। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि आप मुझे जानते हों, क्योंकि मेरा सारी उम्र जो है वाह में गुजरी है, जो भी मैं वाह में रहा हूँ। तो वो कहने लगे कि आप किसी भट्ट साहब को जानते हैं वाह के। तो मैंने कहा हाँ, मेरे एक दोस्त नदीम भट्ट साहब हैं जो इस वक्त इटली में रहते हैं, वो मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा अंकल, मैं नदीम भट्ट का ही बेटा हूँ। तो मैंने कहा कि जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा 1976 में, तो नदीम भट्ट साहब उस वक़्त शादीशुदा नहीं थे। और उसके बाद उन्होंने कहा जी, उनकी जो पैदाइश है बासिम भट्ट साहब की, वो 1979 की है। और वो PSF के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, तहसील टेक्सला के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहे हैं। और इस वक्त वो पंजाब की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विमेन विंग है, उसके सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। तो उनकी ये बात मुझे आज से तकरीबन निस्फ सदी पहले वापस वाह में ले गई। वाह में सूबेदार मोहम्मद शफ़ी भट्ट साहब, जो नदीम भट्ट के वालिद, उनके बेटे एहसान भट्ट की सरकारी रहायशगाह पर हम बाएं बाजू के जो तालिब इल्म थे, जो दोस्त थे, जो कॉमरेड्स थे, उनकी मीटिंग हुआ करती थी। और सूबेदार मोहम्मद शफ़ी भट्ट साहब हमारे गुरु थे। उनकी बेगम हमारी खाला महमूदा बानो साहिबा हमारे लिए तरह तरह के खाने बनाकर हमारी दावत भी किया करती थी। और उनकी बेटी शगुफ्ता भट्ट, वो भी हमारी कुलीग थी, हमारे साथ बैठती थी, हमारे साथ आइंदा का जो प्रोग्राम होता था हमारा लेफ्टिस्ट का, उस पर बातचीत भी करती थी। और बाद में शगुफ्ता भट्ट जो है वो ये आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है उसकी MLA भी रहीं। और इस वक्त शगुफ्ता भट्ट जो है वो रावलपिंडी डिवीज़न की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विमेन विंग की प्रेसिडेंट है। तो बहुत यादें हैं। बासिम भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फ़ोन किया, मुझे यकीन कीजिएगा बहुत अच्छा लगा। आई लव यू। अब आते हैं नाज़रीन हम अपने टॉपिक की तरफ। मैंने कुछ नोट्स ले लिए हैं, इसलिए कि बाज़ दफ़ा आप ज़बानी जब बात करते हैं तो कोई चीज़ रह जाती है। और ये हिस्ट्री की बातें हैं, इसमें क्या कुछ हुआ, ये आपसे वादा किया था कि आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में ये कहते हैं कि जी सियासतदानों ने 35 साल हुकूमत की या 36 साल हुकूमत की। तो 1947 से लेके अब तक 1977 तक हम आ गए हैं। और आप इस चीज़ का तज्जिया करें
کہ سیاستدانوں نے کتنی حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ نے کتنی حکومت کی. بہرحال آپ کو پچھلے ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ سپٹمبر 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور 11 اکتوبر 1977 کو بھٹو صاحب کے خلاف جو FIR 1974 میں احمد رضا قصوری نے دائر کی تھی اس پر مقدمہ شروع کر دیا گیا اور اس مقدمے کی سربراہی چیف جسٹس جو تھے لاہور ہائی کورٹ کے مولوی مشتاق نے شروع کی اور بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی یا سزائے موت کا جو ہے مرتکب ٹھہرایا اور اس پر سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی اور 14 فروری 1978 کو سپریم کورٹ نے اپیل نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ منظور کر لی اور اس پر کام شروع ہو گیا اور اس 7 ججوں کے جو بینچ تھا اس کی سربراہی جو تھا انوار الحق جو ہے چیف جسٹس انوار الحق کر رہے تھے. اب چیف جسٹس انوار الحق پر بھی بات کریں گے اور 7 ججز جو تھے وہ کون کون تھے ان پہ بھی بات کریں گے اور کس طرح شروع ہوئی. یاد رہے کہ جب بھٹو صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے سزا ہوئی دوسری طرف PNA کے جو لوگ تھے وہ آرمی جنرلز کے ساتھ الیکشن کے بارے میں بات کر رہے تھے. PNA کی طرف سے نام سنیے کون کون جو تھے وہ بات کر رہے تھے آرمی کے ساتھ. مولانا مفتی محمود صاحب، چودھری ظہور الہی، خواجہ محمد صفدر، میاں طفیل محمد، چودھری رحمت الہی، نواب زادہ نصر اللہ خان، محمد اشرف خان، سردار عبدالقیوم خان، حاجی غلام احمد بلور، پروفیسر غفور احمد اور فوج کی طرف سے جنرل فیض علی چشتی، جنرل جمال سعید میاں اور جنرل راؤ فرمان، ان کے درمیان میٹنگ ہو رہی تھی. اور یہ ایک الیکشن کہتے تھے کہ الیکشن ہوگا، کب ہوگا یہ نہیں معلوم، لیکن یہ ایک قومی حکومت بنانا چاہتے تھے اور ان سے یہ وعدہ کیا گیا PNA سے کہ آپ اس حکومت میں شامل ہو جائیں اور آپ کو ایک بااختیار جو ہے حکومت بنانے دی جائے گی جس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس سے قبل سردار شیر باز مزاری جو بلخ شیر مزاری کے بڑے بھائی تھے، بیگم نسیم ولی خان اور ایئر مارشل اصغر خان، محمود علی قصوری، مشیر پیش امام، یہ تحریک استقلال میں تھے، اور محمد خان اچکزئی نے جنرل چشتی سے ملاقات کی تھی اور یہ زور دیا تھا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی نظر ثانی کی اپیل جو ہے منظور ہو جاتی ہے تو بھٹو صاحب کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ الیکشن کرائے جائیں. اب یہ سازش دیکھیں ان کی. اور بعد میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو الیکشن ہیں وہ اکتوبر 1979 میں ہوں گے اور الیکشن کا اعلان مارچ 1979 کو کر دیا جائے گا. 7 اگست کو PNA نے اخبارات میں یہ بیان جاری کر دیا کہ PNA اور حکومت کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے اور یہ کہ اسلامی نظام الیکشن کے بعد نافذ کر دیا جائے گا. 17 اگست سے 23 اگست تک PNA کی جنرل ضیاء الحق،
जनरल फैज़ अली चिश्ती और जनरल के.एम. आरिफ, और पीएनए की तरफ से मौलाना मुफ्ती महमूद, पीर पगाड़ा और नवाबजादा नसरुल्लाह खान के दरमियान कई मीटिंग्स हुई। ये 17 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक। मीटिंग्स का मकसद काबीना की बंदर बांट थी, क्योंकि 9 पार्टियां थीं और हर पार्टी ये चाहती थी कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वज़रा जो हैं ये कैबिनेट का हिस्सा बने। और देखिए कि आज बड़े जमहूरियत के चैंपियंस उस वक्त के जो पाकिस्तान में बड़े चैंपियंस बनते थे, किस तरीके से मार्शल लॉ के ज़ेर साया जो हुकूमत बनी उसका हिस्सा बने। मैं उन सब के नाम लूँगा। 24 वज़रा बने, 24, जिनमें 25 वज़रा, जिनमें से 21 जो थे वो मुकम्मल वज़रा और 4 जो थे वो वज़राए ममलिकत। अब जनाब उन्होंने हलफ लिया, और हलफ लेने वालों में वज़रा में कौन कौन था मैंने जिक्र किया था पिछले 1-2 वीडियोज़ में कि पाकिस्तान के 2 बड़े वकला, एक शरीफुद्दीन पीरजादा और ए.के. बरोही, बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन इन 2 लोगों ने पाकिस्तान की सियासत में इतने घनौने किरदार अदा किए हैं कि अगर ये ना करते तो पाकिस्तान की सियासत का एक और ही रुख होता। सिकंदर मिर्जा का मार्शल लॉ ले लें, अयूब खान का मार्शल लॉ ले लें, जनरल याहिया खान का मार्शल लॉ ले लें, जनरल ज़िया का मार्शल लॉ ले लें, परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ ले लें। इन सब मार्शल लॉ में ए.के. बरोही तो पहले ख़त्म हो गए, लेकिन ए.के. बरोही ने भी मार्शल लॉ का नज़रिया ज़रूरत का साथ दिया, और शरीफुद्दीन पीरजादा ने भी पाकिस्तान की सियासत के साथ खिलवाड़ किया। अब नाम सुनिए किन किन वज़रा ने हिस्सा लिया जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत में। जनरल ज़ियाउल हक जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। वज़रा में गुलाम इसहाक खान, ए.के. बरोही, शरीफुद्दीन पीरजादा, फिदा मोहम्मद खान, मुस्तफ़ा गोकल, महमूद हारून, हाजी फ़कीर मोहम्मद खान, चौधरी रहमत इलाही, मोहम्मद खान जनेजो, मोहम्मद अली होती, मोहिउद्दीन बलोच, ख्वाजा मोहम्मद सफदर, चौधरी ज़हूर इलाही, मियाँ जाहिद सरफराज, इफ्तिखार अहमद इंसारी, प्रोफेसर गफूर अहमद, मोहम्मद खान अचकज़ई, अली अहमद तालपुर, महमूद आज़म फारूकी, मीर सुबह सादिक खोसो और मोहम्मद अरशद चौधरी। और वज़रा मुमलिकत में महमूद अली, ये ईस्ट पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ था। महमूद अली, मखदूम जावेद हाशमी, हामिद डी हबीब और प्रोफेसर खुर्शीद अहमद, इन्होंने हलफ ले लिया। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। जैसे बताया कि 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली जो नज़रसानी पटिशन जो याया बख्तियार साहब भुट्टो साहब के अटॉर्नी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी और उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। एक वाक़या बताता हूं कि वाह में एक अफसर थे, उनका नाम था फजल हक शेख। उनके बेटे मेरे दोस्त थे, और फजल हक शेख के जो भाई थे उनका नाम था अनवारुल हक, शेख अनवारुल हक। शेख अनवारुल हक जो थे उनका
अदलिया से कोई ताल्लुक नहीं था। ये उस दौर की बात है जब अदलिया और इंतज़ामिया में कोई फ़र्क नहीं था। इंतज़ामिया के लोग भी जजेस बन जाते थे बड़े आराम से, उनका चाहे वो वकील हों ना हो। तो ये सिविल सर्विस में थे और भुट्टो साहब ने अनवारुल हक साहब को पे कमीशन का चेयरमैन बनाया था। तो जब इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई पे कमीशन की और वो भुट्टो साहब के सामने पेश की गई, तो भुट्टो साहब ने उस पे कमीशन रिपोर्ट को पसंद नहीं किया, तो उन्होंने उसको मंजूर नहीं किया। तो मैं एक दिन अपने दोस्त को मिलने, जो फजल हक साहब का बेटा था, उनसे मिलने में, जब ये वाकंट की बात है, तो मैं जब मिलने गया तो वहाँ अनवारुल हक साहब भी बैठे हुए थे। तो अनवारुल हक साहब के मुंह से ऐसे ऐसे भुट्टो साहब के बारे में अल्फाज निकल रहे थे जैसे वो भुट्टो साहब से बहुत नफरत करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं जब वो सिविल सर्विस में थे, और उनको जस्टिस जो बनाया था वो जनरल जिया ने बनाया था, हालांकि उनका कोई ताल्लुक नहीं था इस अदलिया से। बहरहाल 24 मार्च 1977 को 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की जो सज़ा थी उसको अपहेल्ड रखा, उसको कहा कि ये ठीक है, और चार जजों ने भुट्टो साहब के खिलाफ फैसला दिया, और 3 जजेस ने ये कहा कि ये जो है ये भुट्टो साहब के साथ ज्यादती है, ये केस बनता ही नहीं है। अमेरिका के एक अटॉर्नी जनरल जो थे उनका नाम था रमजे क्लार्क, वो पाकिस्तान में भुट्टो साहब के जो केस था, समाअत थी, उसमें वो आते रहे, और उन्होंने कहा कि अगर ये केस किसी सिविलाइज्ड कंट्री में होता, सिविलाइज्ड अदालत में होता, तो इसको पहले दिन ही अदालत से बाहर फेंक दिया जाता। ये कोई केस नहीं है। बहरहाल ये आर्मी जनरल्स की मंशा थी कि जिस शख्स ने उनको हजीमतनाक जो उन्होंने शिकस्त खाई थी हिंदुस्तान से, उनको छुड़ा के लाया, उसका अंजाम यही बनता था। शायद इनके दिल में यही इंसाफ था और वो चाहते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उस दुनिया से चला जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल को फांसी दे दी गई। लेकिन आज तक इतना अरसा गुजरने के बाद हर साल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर लाखों लोग आते हैं। वहाँ पे 24 घंटे कुरान पाक की तिलावत होती है, और वो शख्स जो इस्लामी निज़ाम का दाई था, उसकी कब्र पे वो पहला मकबरा है जिस पे लोग जूते पहन कर जाते हैं, और उसको कोई याद नहीं करता। और मकाफात अमल देखें, जिस मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो साहब को सजा दी, जब उसकी मैयत लेकर लोग जा रहे थे तो उसकी मैयत पे शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। लोग मैयत, ये देखिए, ये मैं बिल्कुल कोई लगी लिपटी नहीं बता रहा, ये अखबारात में भी आया, लोगों ने देखा भी कि उसकी लाश पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया और उसका पेट फाड़ दिया। लोग भाग गए। जब भुट्टो साहब को फांसी हुई तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को नज़रबंद कर दिया गया। उनको भुट्टो साहब की आखिरी रसूमात भी अदा नहीं करने दी गई। भुट्टो साहब
को देखने भी नहीं दिया गया और भुट्टो साहब को आर्मी की तहवील में जाकर गड़ी खुदा बख्श में दफन कर दिया गया। लेकिन देखिए मकाफात अमल कि जब जनरल ज़िया का त्यारा हवा में फटा तो जनरल ज़िया के जिस्म के चीथड़े उठ गए और उसकी जो औलाद थी उसने भी अपने बाप की मैयत ना देख सकी। यह मकाफात अमल है, यहीं पे सब कुछ पे करना पड़ता है। और आज जो पाकिस्तानी कौम जो पे कर रही है वो जनरल ज़िया ने जो पॉलिसीज इख्तियार की हैं, आज हमारी नस्लें वो भी पे कर रही हैं। तो मैं कह रहा था, मैंने शुरू में कहा कि शगुफ्ता भट्ट साहिबा भुट्टो साहब की जो फांसी हुई 4 अप्रैल को, लोग कहते हैं कोई जुलूस नहीं निकला। वहाँ की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस जो है शगुफ्ता भट्ट की क़यादत में 5 अप्रैल को निकला और जिसमें शगुफ्ता भट्ट को और उनकी दोस्त जो थी ख़वातीन, उन पर तशद्दुद भी किया गया, उनको जेलों में भी रखा गया। पाकिस्तान के हर हिस्से में जो जियाले थे बाज़ को तो पहले गिरफ़्तार कर लिया गया और जो बाहर थे, और मुझे याद है कि 7 मई को रज़ाक झरना को जेल में फांसी दे दी गई और रज़ाक झरना एक टांग पर रक्स करता हुआ वो फांसी घाट पर गया और भुट्टो के जो है माये गाता हुआ वो फांसी घाट की तरफ गया। लोगों ने भुट्टो का नाम लेकर खुद को अपने आप को जलाया। किसी पार्टी के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो इस किस्म की बात करें और इस किस्म के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करें। और आज तक भुट्टो का नाम पाकिस्तान में और आइंदा भी ये लोगों के जहन में रहेगा। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई मैं बेहतर कर सकता हूँ तो उस पर भी मुझे राय दें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। आपकी दुआओं और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक इजाज़त चाहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।